हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी लीवर की, है ना। और लीवर का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अपन कह सकते हैं। उसके बाद में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया और उसके फंक्शंस को भी स्टडी किया। उसमें सबसे प्राइमरी और सबसे पहला जो उसका फंडामेंटल फंक्शन होता है, सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। तो एक्चुअल में बाइल जूस होता क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बाइल जूस। तो बाइल जूस का सिंथेसिस कौन करता है? हेपेटोसाइट्स करती हैं। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई कि हेपेटो वर्ड कहीं पर भी आ जाता है, इट मीन्स हेपेटो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? लीवर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखें। और साइट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देखें, हेपेटो मीन्स हो गया आपका लीवर और साइट का मतलब हो गया सेल, यानी सेल्स ऑफ लीवर सिंथेसाइज दी बाइल जूस, है ना। और उन्हीं को अपन बोलते हैं हेपेटोसाइट। आपको याद हो तो इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, जो है डबल रेडियल प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं हेपेटोसाइट्स की, जो सिक्रेशन करती है, और वो सिक्रेशन कैनालिक्यूली से होकर और आपकी हेपेटिक जो वेन है या हेपेटिक जो आपकी क्या बोलते हैं डक्ट है, वहां तक पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये तो थी बात आपकी कि सिंथेसिस कौन करता है? हेपेटोसाइट्स। सिंथेसिस के बाद में बाइल जूस का स्टोरेज कहाँ होता है? तो बाइल जूस का जो स्टोरेज है वो होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर या पित्ताशय के अंदर आपको स्टोरेज देखने को मिलेगा। क्योंकि बाइल जूस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम इसे एक यूं कह सकते हैं कि ट्रू या एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस नहीं कह सकते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एब्सेंस की वजह से हम इसे फॉल्स डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि क्या डाइजेशन की प्रोसेस में बाइल जूस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि इसमें फैट या जो आपका लिपिड है उस लिपिड के डाइजेशन के लिए ये एक एल्कलाइन मीडिया प्रोवाइड करवाता है, और साथ में मिसेल का फॉर्मेशन करता है, या फिर एमल्सिफिकेशन अपन कह सकते हैं फैट का, वो प्रोसेस आपकी बाइल जूस के थ्रू होती है। तो ध्यान में रखें कि बाइल जूस एक सिंगल ऐसा सिक्रीशन है डाइजेस्टिव ग्लैंड का जिसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। डाइजेस्टिव ग्लैंड में आप तीन स्टडी करते हो, एक सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर और तीसरा पैनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रेशन में भी एंजाइम्स मिलते हैं आपको, लाइसोजाइम और टाइलिन या अल्फा अमाइलेज मिलता है। पैनक्रियाज जो है उसके सिक्रेशन में भी आपको क्या मिलेगा? एंजाइम्स मिलेंगे। लेकिन लीवर का जो सिक्रेशन है आपका बाइल जूस, इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। तो ध्यान में रखें आप ये। उसके बाद में देखें कि मैंने अभी आपको बताया एल्कलाइन मीडिया प्रोवाइड करवाता है, बेसिक मीडिया प्रोवाइड करवाता है या क्षारीय माध्यम उपलब्ध करवाता है। तो इसकी जो पीएच है वो कितनी होती है? 7.4 टू 7.8। पीएच कितनी है? 7.4 टू 7.8 इसकी पीएच मिलती है। और डेली सिक्रेशन होता है 500 ml पर डे, है ना। डेली इसका कितना सिक्रेशन होता है? 500 ml पर डे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है इसके सिक्रेशन के बारे में। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन में देखें कि कंपोजिशन में इसमें बाइल जूस का कंपोजिशन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखें कि वाटर का अमाउंट होता है 98%। कोई भी सिक्रेशन हो, सबसे ज्यादा अमाउंट हमेशा वाटर का प्रेजेंट होता है। और वाटर मस्ट रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान में रखें, केमिकल रिएक्शन के लिए एक लिक्विड मीडिया प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है।
तो यहाँ पर H2O या वाटर का अमाउंट होता है 98%। उसके बाद में ऑर्गेनिक सब्सटेंस की फॉर्म में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो सम अमाउंट ऑफ बाइल एसिड, है ना, कुछ पित्त अम्ल उपस्थित होते हैं, बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, दो बाइल पिगमेंट्स हैं आपके, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। और जो बाइल पिगमेंट्स हैं, ये बाइल पिगमेंट आपके एक तरीके के एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, यानी ये आपके यूरिन और जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कलर देने का काम करते हैं। तो बाइल पिगमेंट आपके हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। साथ में इसमें थोड़ा सा अमाउंट कोलेस्ट्रॉल का और थोड़ा सा फास्फोलिपिड आपका लेसिथिन क्या है, फास्फोलिपिड, जिसे हम बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखें, ये हो गया बात किसके बारे में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में। देन इनके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा। और यहां पर जो बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये कि बाइल जूस के अंदर वाटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक साल्ट के अलावा जो बाइल साल्ट है, ये बाइल साल्ट आपके दो टाइप के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट भी मिलते हैं और ऑर्गेनिक बाइल साल्ट भी मिलते हैं, और दोनों के फंक्शन भी क्या है, अलग अलग। तो एग्जाम्पल और फंक्शन दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक में कौन कौन से आ जाते हैं, देखें, सोडियम क्लोराइड आ जाता है, सोडियम कार्बोनेट आ जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है, ठीक है ना। ये कौन से हैं, इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट है। इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड बेसिक मीडिया, यानी फूड को एक बेसिक मीडिया प्रोवाइड करवाने का, क्षारीय माध्यम उपलब्ध करवाने का काम किसका है, इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट का। जबकि बात करें अगर ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में दो आते हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान में रख लेना, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, है ना। ये आपको इतना सा सिंपल सा पूछ लेंगे कि सोडियम ग्लाइकोकोलेट या सोडियम टोरोकोलेट हैं, वो कौन से हैं, इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है, तो ध्यान में रखना ये ऑर्गेनिक बाइल साल्ट है। इनऑर्गेनिक में कौन आ जाते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाते हैं, ठीक है ना। इनका काम क्या है, तो ये तो बेसिक मीडिया प्रोवाइड करवा देते हैं, ये क्या करेंगे, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट, यानी फेट के इमल्सिफिकेशन के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल कौन है, आपके ऑर्गेनिक बाइल साल्ट है। अब एक्चुअल में मिसेल होता क्या है, तो मिसेल क्या होता है, वैसे तो एब्जॉर्प्शन के अंदर ये चीजें आ जाएंगी, लेकिन मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे ये रहा कोई एक लिपिड का या फैट का मॉलिक्यूल, ठीक है ना, लिपिड का या फैट का मॉलिक्यूल, और इस लिपिड या फैट के मॉलिक्यूल के चारों तरफ आपके बाइल साल्ट इस प्रकार से, इस टाइप से अरेंज होते हैं, ये इस तरीके से, जिसमें ये आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये होता है हाइड्रोफिलिक, और जो टेल वाला या नीचे वाला पोर्शन है ये होता है हाइड्रोफोबिक। तो इसको हम बोलते हैं इमल्शन, या इसको हम मिसेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मिसेल का फॉर्मेशन या इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट, ये इस तरीके की प्रोसेस किसके थ्रू होती है, आपके ऑर्गेनिक बाइल साल्ट के थ्रू। तो ये जो बाहर की तरफ आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये बाइल जूस के बाइल साल्ट्स हैं, जो इसके साथ में एक फेट के मॉलिक्यूल के साथ में, ये आपका जो सेंटर में एक फेट मॉलिक्यूल या एक लिपिड मॉलिक्यूल है, इसके साथ में कुछ इस टाइप से मिसेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन यहां पर देखेंगे आप कि सबसे पहली चीज तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, कि स्टमक से जो फूड आता है जिसको हम काइम कहते हैं, ठीक है ना, कि स्टमक के अंदर फूड HCl के साथ में मिक्स होता है, एसिडिक मीडिया के अंदर मिक्सअप होता है, तो वो जो एसिडिक स्लरी बनती है, उस एसिडिक स्लरी को हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अब वो काइम कहाँ आता है, वो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू कहाँ एंटर करता है, ड्यूडेनम में एंटर करता है। और जब वो ड्यूडेनम में एंटर करता है, तो ड्यूडेनम में किसका सिक्रेशन होता है, ड्यूडेनम के अंदर आपका बाइल जूस सिक्रेट होता है, और ये जो बाइल जूस है ये उस HCl को सबसे पहले क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। दूसरा आपको पता ही है इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट, यानी फेट का इमल्सिफिकेशन होता है, मिसेल का फॉर्मेशन होता है यहां पर। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फेट, यानी जो बाइल जूस है वो फेट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, साथ में फेट में जो सॉल्यूबल
विटामिन्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में भी मेन रोल किसका होता है? बाइल जूस का। यानी फैट से रिलेटेड, लिपिड से रिलेटेड जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जो फंक्शन है वो किसका होगा? बाइल जूस का। तो देखें, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट बाइल जूस के थ्रू हो रहा है, एंड फेट सॉल्युबल विटामिन। अब फेट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। कीड़ा, ध्यान में रखना है आपको, कीड़ा KEDA, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये चारों विटामिन कैसे होते हैं? फेट सॉल्युबल होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो उनके एब्जॉर्प्शन के लिए यहां पर कोई बाइल जूस के रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है कि एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। लाइपेज जो है वो लिपिड को क्या करता है? डाइजेशन करता है, लिपिड के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो वसा के पाचन के लिए जो उत्तरदायी लाइपेज एंजाइम है उसके एक्टिवेशन का काम भी किसका है? बाइल जूस का है। तो इतनी सी एक मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है। अगर कहें तो बाइल जूस में 4 लाइन के अंदर बाइल जूस का मामला कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये थी बाइल जूस की बारे में बात। अब अपन बात कर लेते हैं अपनी जो लास्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है पैनक्रियाज, उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैनक्रियाज की। अब देखिए, पैनक्रियाज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं जो आपको यहां पर ध्यान में रखने होंगे। पैनक्रियाज या अग्नाशय है ना, या पैनक्रियाटिक ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि हम इसको कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि हमारे शरीर में पैनक्रियाज, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि या एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड की फॉर्म में उपस्थित होती है। अब मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ऐसी ग्रंथि जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की भांति व्यवहार करती हो, यानी जो एंजाइम का सिक्रेशन भी करती हो और जो हार्मोन का सिक्रेशन भी करती हो, ऐसी ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो एकमात्र हमारे शरीर की जो मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि, वो केवल और केवल कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है। ठीक है ना, और अग्नाशय ग्रंथि को आपने मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहा कि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों होते हैं। तो देखिए, एंडोक्राइन पार्ट की बात करें यानी अंतःस्रावी भाग की बात करें तो केवल और केवल कितना? केवल 1%। एंडोक्राइन पोर्शन कितना होता है? केवल मात्र 1% होता है। जबकि अगर बहिस्राव की बात करें या एक्सोक्राइन की बात करें तो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है 99%। यानी पैनक्रियाज का अधिकांश भाग कौन सा होता है? बहिस्रावी प्रकार का। और मैंने आपको लीवर जब स्टडी करवाया, लीवर जब हमने पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, नलिकाएं उपस्थित होती हैं, जबकि एंडोक्राइन में नलिकाएं उपस्थित नहीं होती है। एंडोक्राइन अपने टारगेट ऑर्गन से, लक्ष्य अंग से काफी दूर होती हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड बिल्कुल अपने टारगेट ऑर्गन के नजदीक उपस्थित होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड से ध्यान में रखें कि हमेशा हमेशा एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो किसको सीक्रेट करती हैं? हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। ठीक है, देखें इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, उद्भव कहां से? तो उद्भव हुआ है एंडोडर्मली। एंडोडर्मली का मतलब हम 3 जनन स्तर पढ़ते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो यहां पर एंडोडर्म से इसका उद्भव हुआ है, यानी जो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान एंडोडर्म का निर्माण होता है, उस एंडोडर्म से पैनक्रियाज का निर्माण होता है। और इसका जो एक्सोक्राइन पोर्शन है, हम यहां पर डिटेल से स्टडी किसकी कर रहे हैं? एक डाइजेस्टिव ग्लैंड की, और डाइजेस्टिव ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो यहां पर हम केवल और केवल पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट की बात करेंगे। एंडोक्राइन का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूंगा, जो आपके एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइन ग्लैंड वाला जो चैप्टर है उसमें डिटेल से आएगा, लेकिन हम थोड़ी सी बात उसके बारे में भी यहां पर करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? एक्सोक्राइन पार्ट या बहिस्रावी भाग। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई बहिस्रावी भाग है,
या बहिस्रावी ग्रंथि है तो वो एंजाइम का क्या करेगी, सिक्रेशन करेगी। अब जिस प्रकार से यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई एक हेपेटिक लॉब्यूल को कहते हैं, उसी प्रकार से आप कह सकते हैं यहां पर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी कौन सी, एक्सोक्राइन पार्ट आपका किसका, अग्नाशयी ग्रंथि का जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई आपकी एसिनाई या एकाइनी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, एसिनाई है। ये जो एसिनाई है, ये जो एकाइनी है, ये पिरामिड शेप्ड सेल की बनी हुई थी। पिरामिड के आकार की जो कोशिकाएं हैं उनसे मिलकर बनी होती है। पिरामिड कैसा होता है, पिरामिड ऐसा होता है, इस पिरामिड के आकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है ना। और ये जो एकाइनी है ये एट लास्ट जाकर किसी एक छोटी सी नलिका में खुलेगी। एक एकाइनी में बहुत सारी पिरामिड के आकार की कोशिकाएं, देखो एकाइनी क्या है, ये रही एकाइनी, आपको दिख रही है ना, ये एकाइनी है, इसमें ये एक पिरामिड के आकार की, फिर ये आपकी दूसरी पिरामिड के आकार की, ये पिरामिड के आकार की, इस प्रकार से बहुत सारे पिरामिड के आकार की कोशिकाएं मिलकर एक एकाइनी का फॉर्मेशन कर रही है। ये एक एकाइनी है, इस प्रकार की बहुत सारी एकाइनी प्रेजेंट होती है। ये जो एक एकाइनी है ये एक नलिका में जाकर खुलती है, उस नलिका को हम बोलते हैं यहां पर पैनक्रिएटिक डक्ट्यूल्स, अग्नाशयी नलिकाएं। क्या कहते हैं, अग्नाशयी नलिकाएं। और ये अग्नाशयी नलिकाएं जाकर लास्ट में आपकी एक पैनक्रिएटिक डक्ट में जाकर खुलती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखें कि सबसे पहले ये जो एकाइनी है आपका, ये किस में खुलती है, ये पैनक्रिएटिक डक्ट्यूल्स में खुलती है, और पैनक्रिएटिक डक्ट्यूल्स मिलके पैनक्रिएटिक डक्ट का फॉर्मेशन कर लेती हैं। अब देखिए हम यहां पर डक्ट की बात करें तो कुछ डक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहां पर बता देता हूं कि ये आपको एक सी शेप या आप जिसे यू शेप कह रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सी शेप है, आरबीएसए में से यू शेप मेंशन किया है, ठीक है ना। तो ये जो आपका सी शेप ड्यूडेनम है, ग्रहणी है, इस ग्रहणी की ये जो खांच है, इस खांच में इस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी पैनक्रियाज प्रेजेंट होती है। तो इसके पोजीशन आपको ध्यान में रखनी है। अब इमेजिन कीजिए ये स्ट्रक्चर मैं पहले भी आपको 2 बार बता चुका हूं। तो इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ यहां पर तो होता है आपका लीवर, होता नहीं इस जगह लीवर, लीवर में क्या होता है, एक राइट हिपेटिक डक्ट होती है, एक लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, दोनों कंपोज होकर कॉमन हिपेटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती है। वो कॉमन हिपेटिक डक्ट एक सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय से आने वाली जो नलिका है ना, सिस्टिक नलिका, इस सिस्टिक नलिका के साथ में फ्यूज होकर और किसका निर्माण करती है, कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण। तो ये ऊपर से आने वाली आपकी कॉमन बाइल डक्ट है। इधर देखिए ये रहा पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज से आने वाली जो नलिका है इसको आपने कह दिया पैनक्रिएटिक डक्ट। बाइल डक्ट, पैनक्रिएटिक डक्ट, दोनों ने फ्यूज होकर क्या बनाया, दोनों ने फ्यूज होकर बनाया हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। मैंने कहा हिपेटो वर्ड किसके लिए आता है, लीवर के लिए। तो ध्यान में रखें कि एक ऊपर से बाइल डक्ट आ रही है लीवर से, और नीचे ये आपकी पैनक्रिएटिक डक्ट, दोनों ने मिलकर एक कॉमन नलिका का निर्माण किया जिसे कहा हमने हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। ये हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट जो आपकी ड्यूडेनम के अंदर एक एम्पुला में आकर खुलती है, और उस एम्पुला को आप बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर कह सकते हैं। अगर ये याद नहीं रहता है तो आप हिपेटो पैनक्रिएटिक एम्पुला भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो आपका एम्पुला ऑफ वेटर है, इस एम्पुला ऑफ वेटर को कंट्रोल किया जाता है एक अवरोधनी के द्वारा, एक स्फिंक्टर के द्वारा। कौन सा स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। कौन सा स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है ना। तो ये रहा आपका एम्पुला ऑफ वेटर में एक स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे कहीं पूछ ले तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कहां प्रेजेंट होता है, तो जो आपके सेपरेट ऊपर से बाइल डक्ट आ रही है, इस बाइल डक्ट में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, जो बाइल जूस के सिक्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो डक्ट्स के बारे में आपको ये इतनी सी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ऊपर से बाइल डक्ट आ रही है, बाइल डक्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। अब बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट मिलकर हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट आगे ड्यूडेनम में जाकर एक फूले हुए पोर्शन में या एम्पुला में खुल रहा है। इस एम्पुला को आपने कहा एम्पुला ऑफ वेटर या हिपेटो पैनक्रिएटिक एम्पुला। इस हिपेटो पैनक्रिएटिक एम्पुला में भी फर्दर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है जिसको आपने कहा यहां पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है ना। तो ये आपको इतना सा ध्यान में रखना है
कि जो आपका बाइल डक्ट है उसमें स्फिंक्टर कौन सा है, तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, और आपका एम्पुला में कौन सा है, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट है। ये तो थी डक्ट्स की बात। अब अपन बात कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज। अगर पैनक्रियाज का अनुप्रस्थ काटा जाए या फिर उसकी एनाटॉमी को स्टडी की जाए तो हमको कुछ इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलता है। इसमें आपको जो व्हाइट कलर के पैचेस दिख रहे हैं ये आपके क्या हैं, ये हैं आपकी पैनक्रिएटिक एसिनाई या पैनक्रियाटिक अकाइनी जिसको हम कह रहे हैं, जो कौन से टाइप की सेल से मिलकर बनी हुई होती है, पिरामिड शेप्ड सेल से मिलकर बनी हुई होती है। और एक्चुअल में पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, तो यही आपकी पैनक्रिएटिक एसिनाई है। इस पैनक्रिएटिक एसिनाई से पैनक्रिएटिक जूस का यानी अग्नाशयी रस का स्त्राव या निर्माण होता है। और ये जो पैनक्रिएटिक जूस है ये किस में सीक्रेट होता है, तो देखें ये आपका कहाँ, पैनक्रिएटिक डक्ट्यूल्स में खुलता है। और पैनक्रिएटिक डक्ट्यूल्स मिलकर एट लास्ट किस में खुलती है, पैनक्रिएटिक डक्ट में। और पैनक्रिएटिक डक्ट आपकी जो है वो एम्पुला ऑफ वाटर के थ्रू कहाँ खुल जाता है, ड्यूडेनम के अंदर खुलता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर देखो कि ये पैनक्रिएटिक एसिनाई और आपको जगह जगह जो है ये आपको पैनक्रिएटिक डक्ट मिलेगी। तो पैनक्रिएटिक एसिनाई और पैनक्रिएटिक डक्ट ये तो आपके कौन सा पोर्शन है, एक्सोक्राइन पार्ट। कौन सा पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट। लेकिन सेंटर में आपको एक छोटा सा ग्रुप दिख रहा है सेल्स का जिसमें डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं ये मिलकर आपके एंडोक्राइन पार्ट का निर्माण करती है और इसको हम कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्यों कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जैसे हम एक विश्व का नक्शा देखते हैं तो हमको ये जो छोटे छोटे द्वीप दिखते हैं पैचेस के रूप में, है ना, दिखते हैं ना। उसी प्रकार से यहां पर भी ये कोशिकाएं जो हैं वो संयुक्त अवस्था में नहीं है, ग्रुप में नहीं है, बल्कि देखो एक कोशिका यहां उपस्थित है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। इस प्रकार से ये जो है ना कोशिकाएं पैचेस के रूप में फैली हुई है। तो जैसे हम विश्व के नक्शे में उन द्वीप का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार से यहां पर ये आपको डिफरेंट टाइप की सेल्स जो हैं वो बिखरी हुई मिलती हैं। इसलिए और इन सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था, खोजा था एक साइंटिस्ट ने, लैंगरहैंस ने। साइंटिस्ट का नाम क्या था, लैंगरहैंस। और इसीलिए हम आज भी कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कह दो या लैंगरहैंस के द्वीप कह दीजिए आप, एक ही बात है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जाना जाता है। और ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं वो आपकी पैनक्रियाज का कौन सा पोर्शन है, एंडोक्राइन पार्ट। और एंडोक्राइन पार्ट से क्या सीक्रेट होता है, तो ध्यान में रखें एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। हमें इस चैप्टर में किसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, एक्सोक्राइन पार्ट के ऊपर कंसंट्रेट करना है। तो मैंने आपको यहां पर एक्सोक्राइन पार्ट से रिलेटेड डक्ट भी बता दी, आपको इसकी एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर भी बता दिया, ठीक है। अब आ जाता है पहले एंडोक्राइन पार्ट की बात हम लास्ट में करेंगे, थोड़ा सा पहले हम किसको कंप्लीट कर लेते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। देखें इसके एक्सोक्राइन पार्ट से एक फ्लूइड सीक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस, अग्नाशयी रस। क्या है, अग्नाशयी रस। और अग्नाशयी रस एक प्रकार का पाचक रस है, वास्तविक पाचक रस। जबकि यकृत के द्वारा स्त्रावित होने वाले रस को आप वास्तविक पाचक रस नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, बिकॉज ऑफ उसके अंदर कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। लेकिन ये आपका एक वास्तविक पाचक रस है। क्यों, इसमें आपको विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम भी देखने को मिलेंगे। अब यहां पर कुछ कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो शायद आपकी बुक में प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन आपको इन पॉइंट्स को थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद रख लेना है। कि कंपटीशन एग्जाम में ये जो पॉइंट्स आते हैं रेगुलेशन वाले, ये कंफ्यूज करते हैं, इन्हीं की क्वेश्चंस आपके जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखें कि पैनक्रिएटिक जूस के सिक्रेशन को कौन कौन कंट्रोल करता है। तो एक आ जाता है आपका सीसीके। सीसीके की फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। क्या होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन।
किसकी फुल फॉर्म है ये फुल फॉर्म है आपकी CCK की। और अगर ACH की बात करें तो एसिटाइल कोलिन, ठीक है ना। तो कोलिसिस्टोकाइनिन और एसिटाइल कोलिन जो है वो एंजाइम के स्त्राव को प्रेरित करने का काम करते हैं, एंजाइम के सिक्रेशन को इंड्यूस करने का काम करते हैं। इसी तरीके से एक हार्मोन और है आपका सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन बाइकार्बोनेट जो आयन है उन बाइकार्बोनेट के स्त्राव को क्या करता है, इंड्यूस करने का काम करता है, प्रेरित करने का काम करता है। तो ये तीन आपको ध्यान में रखने, देखो कोलिसिस्टोकाइनिन और एसिटाइल कोलिन किसको इंड्यूस करता है, पैनक्रिएटिक जूस के सिक्रेशन को इंड्यूस करता है। जबकि सिक्रेटिन की बात करें तो सिक्रेटिन जो है वो बाइकार्बोनेट आयन के सिक्रेशन को इंड्यूस करने का काम करता है। अब जो पैनक्रिएटिक जूस है, ये पैनक्रिएटिक जूस कैसा होता है, कलरलेस, कोई रंग उपस्थित नहीं होता है, रंगहीन होता है, बेसिक फ्लूइड होता है, यानी एक क्षारीय प्रकृति का होता है। और ध्यान में रखें कि इसके अंदर आपको तीव्र गंध देखने को मिलेगी, तीव्र गंध सूंघने को मिलेगी, ठीक है ना। तो तीव्र गंध युक्त क्षारीय एवं रंगहीन द्रव आपका पैनक्रिएटिक जूस होता है, जिसका डेली सिक्रेशन आपको ध्यान में रखना है। रोज कितना सिक्रेशन होता है, 1 से 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर पर डे किसका सिक्रेशन, पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन होता है। साथ में आपको इसकी पीएच भी ध्यान रखनी है। तो जस्ट जो स्टमक की एक्टिविटी है उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अपन चले तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेनली जो एनवायरनमेंट होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है। क्यों, जो आपका यकृत से जो बाइल जूस आ रहा है वो भी एल्कलाइन मीडिया प्रोवाइड करवाता है, जो आपका पैनक्रिएटिक जूस है वो भी एल्कलाइन मीडिया प्रोवाइड करवाता है, जो इंटेस्टाइनल जूस है वो भी एल्कलाइन मीडिया प्रोवाइड करवाता है। तो इसकी वजह से इसकी जो पीएच आप कह सकते हैं 7.5 to 8.3 यानी जो है आपका क्षारीय माध्यम उपलब्ध करवाता है, एक प्रकार का क्षारीय द्रव है ये, ठीक है। अब देखिए ये तो थी बात इसके रेगुलेशन और इसके सिक्रेशन से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं पैनक्रिएटिक जूस का कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहला और कंफ्यूज करने वाला जो क्वेश्चन है आपका वो यहां है, उसको मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ 10-12 एंजाइम के नाम दे दिए आपको और उनमें से आपको पूछ लिया कि उपरोक्त में से अग्नाशय ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले रस में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं या फिर अग्नाशय ग्रंथि के एंजाइम हैं। तो इनमें 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है। ऑप्शन आपको इस प्रकार के मिलेंगे 4, 5, 6, 7। उसमें आपको यह आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन पैनक्रियाज से होता है और कौन इंटेस्टाइनल जूस से है। तो इसके लिए आपको सीधा सा क्या याद रख लेना है, पैनक्रिएटिक जूस के अंदर पाए जाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम को याद कर लो। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे इंटेस्टाइनल जूस के होंगे। क्यों, 3 ही तो जूस मिक्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाइल जूस, पैनक्रिएटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता, तो बचा क्या, इंटेस्टाइनल जूस और पैनक्रिएटिक जूस, यही बचा। अब इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम आएंगे, कोई 10-12 एंजाइम्स वहां पर हो सकते हैं, लेकिन जो आपके यहाँ पर मिलते हैं वो कोई 5-7 एंजाइम आपको मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर जो पैनक्रिएटिक जूस में एंजाइम है ना वो कम है, तो आप इनको याद कर लो तो बाकी आपके आराम से सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। पहला कंपोजिशन हो जाता है आपका कि वाटर का अमाउंट कितना, तो वाटर का अमाउंट होता है 98%। उसके बाद में सॉल्ट और एंजाइम जो है वो रिमेनिंग आपका जो 2% पोर्शन है वो सॉल्ट और एंजाइम बनाते हैं। अब यहां पर मेनली मैंने अभी आपको बताया एंजाइम कौन कौन से, तो एंजाइम को भी मैंने फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, CM, PM और FM। क्या है ये, CM, PM और FM, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम को छांट लीजिए आप। तो यहां पर सबसे पहला जाता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक ही एंजाइम है, पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज एंजाइम। आपको याद है अल्फा अमाइलेज एक और होता है, कहां,
जो आपकी सलाइवा है, जो आपकी लार है, उसमें पाया जाता है। जो मुख गुहा में 30% स्टार्च के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो रिमेनिंग 70% है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत में। और छोटी आंत में उसको डाइजेस्ट करना या उस स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज होता है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड केवल सिंगल एंजाइम पाया जाता है आपका पैनक्रिएटिक जूस में। उसके बाद में देखिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड 3 एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड डिजीज एंजाइम। कितने नाम हैं? 3 यहां पर, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड डिजीज एंजाइम। तीनों इनएक्टिवेट है। जैसे आपने स्टमक के अंदर हमने बात की थी ना पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन की, वैसे ही ध्यान में रख लेना कि ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन ये भी दोनों निष्क्रिय हैं। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड डिजीज भी कैसा है? निष्क्रिय है। बाद में इनका एक्टिवेशन अपन जब डाइजेशन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ये सारी चीजें हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद में देखो तीसरा आ जाता है फैट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में 1 हो गया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में 3 हो गया, और फैट मेटाबॉलिज्म के आपको 3 एंजाइम यहां पर देखने को मिलेंगे। एक है पैनक्रिएटिक लाइपेज, एक गैस्ट्रिक लाइपेज भी था, स्टमक में था ना। तो ध्यान में रखिए पैनक्रियास से सीक्रेट हो रहा है, इसलिए आपने इसको कहा पैनक्रिएटिक लाइपेज, लिपिड के डाइजेशन के लिए। कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एंजाइम कोलेस्ट्रॉल के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। और फॉस्फोलाइपेज जो है वो फॉस्फोलिपिड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये थे आपके किसके एंजाइम? पैनक्रिएटिक जूस के। तो ये हमने पूरे एक्सोक्राइन पोर्शन की बात कर ली, लेकिन चूंकि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, हेटेरोक्लाइन ग्लैंड है, तो हम यहां पर इसके एंडोक्राइन पार्ट के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि इसके एंडोक्राइन पार्ट में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती हैं अल्फा सेल्स, दूसरी होती है बीटा सेल्स, तीसरी होती है डेल्टा सेल्स और चौथी होती है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। कितनी तरह की कोशिकाएं हुई? 4 तरह की, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। अब जो आपके अल्फा सेल्स हैं, वो अल्फा सेल्स किसका सिक्रेशन करती हैं? इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। इंसुलिन एक हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है। बीटा सेल्स जो है वो आपकी ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती हैं। डेल्टा सेल्स आपकी सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती हैं। और पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स जो है वो पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। यहां पर देखना, जो पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल से सीक्रेट होने वाला हार्मोन यानी जो पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन और जो डेल्टा सेल से सीक्रेट होने वाला सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये दोनों तो रेगुलेटिव हार्मोन से जो इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। मुख्य हार्मोन कौन से हैं? इंसुलिन और ग्लूकागोन। अब देखिए इनकी एक्टिविटी, इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन का काम ये रहा, फर्स्ट नंबर पर मैंने इंसुलिन यहां पर 1 नंबर लगा दिया। इंसुलिन का काम ये रहा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, रुधिर में उपस्थित शर्करा जो ग्लूकोज है उसे किस में बदलना? ग्लाइकोजन में बदलना। ठीक है, और दूसरा आ जाता है आपका ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का काम क्या है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो देखो दोनों एक दूसरे के उल्टे काम कर रहे हैं ना। इंसुलिन क्या काम कर रहा है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, तो ग्लूकागोन क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। इस प्रकार से ये दोनों हार्मोन मिलकर रुधिर में शर्करा का जो लेवल है वो मेंटेन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। ठीक है, अब देखें कि अगर मैं कहूं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करें तो ऐसे हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे हार्मोन्स को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। 2 हार्मोन जब एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने यहां पर लिख रखा है एंटागोनिस्टिक हार्मोन। कौन कौन? इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक और पॉइंट यहां पर आपको जनरल बता देता हूं कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी जब होती है, यानी हमारे शरीर में इंसुलिन की जब कमी होती है तो उससे डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह रोग हो जाता है। होता है ना मधुमेह, जिसमें क्या होता है? जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ा? अगर सोचिए कि इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा,
रुधिर में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, और जबकि जो ग्लाइकोजन है उसे ग्लूकागोन के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो पहले जो ग्लूकोज है वो तो आपका बदला ही नहीं, वो तो है ही है, और उसके साथ में ये ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज में बदल गया। तो इसकी वजह से रुधिर में शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। और यही अवस्था आपकी क्या कहलाती है, डायबिटीज मेलाइटस कहलाती है, मधुमेह कहलाती है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक एंडोक्राइन पोर्शन का भी इंट्रोडक्शन दे दिया, जो आपको ध्यान में रखना है, आगे आपके काम आएगा फर्दर जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे ना, तो उसमें ये पोर्शन हम वापस थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ने वाले हैं। तो ये थी बात आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज की।